हेलो बच्चों, आज हम लेंगे आदप जल क्रियाएं यानी कि प्लांट वाटर रिलेशंस। इनके अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कई क्रियाएं होती हैं जो कि जल के गति की वजह से पादप जो कोशिकाएं हैं उनमें होती हैं। तो पहला जो है वो है पारगम्यता या परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है वो इसका अर्थ जो है वो आपको पता ही है कि एक जल जो है उसके अणु जब किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको परमिएबिलिटी कहा जाता है। अब ये जो परमिएबिलिटी है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि पारगम्य जो है पूरी तरीके से पारगम्य का अर्थ है जो कि कोई अवरोध पैदा नहीं करती, तो वो होती है कोशिका भित्ति या सेल वॉल जिसे हम कहते हैं। वो पूरी तरीके से परमिएबल है, कोई भी अणु उसमें से आराम से निकल सकता है। जबकि ये दूसरे जो अपारगम्य, जैसे कि इसमें दिख रहा है, अपारगम्य का अर्थ है जो कोई भी अणु को पास होने नहीं देता। इसका एग्जाम्पल है क्यूटिकल। क्यूटिकल कोशिका भित्ति के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि पाई जाती है। क्यूटिकल ये एक वैक्सी कवरिंग होती है। तीसरा है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य यानी कि जो कि कुछ पार्टिकल्स को तो जाने देती है पर कुछ को नहीं जाने देती। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे कि सेलोफेन और कोलोडियम। चौथे प्रकार है इसमें चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है एक जीवित प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो सेल वॉल के नीचे रहती है। सेल वॉल और उसके बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और ये इसलिए ही सेलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि ये जीवित है। और जीवित और इसके ही कारण क्या होता है कि कुछ जो भी कोशिका को अणुओं की आवश्यकता होती है वो ही झिल्ली अंदर लेती है, बाकी के जो अणु हैं वो इसमें से वो नहीं लेती। पारगम्यता जो है वो कई कारकों के द्वारा प्रभावित रहती है, जैसे कि जीव द्रव्य झिल्ली की पारगम्यता, आर्द्रता यानी कि कंसंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन या द्रव्य की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो पारगम्यता जो है वो कम होगी। पोरोसिटी, उसकी झिल्ली की वजह से अगर पोरोसिटी ज़्यादा है तो अधिक पारगम्यता होगी, इस पे निर्भर करती है। दूसरा है आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण जो या रेडिएशन जिन्हें हम कहते हैं, उसके कारण पारगम्यता जो है वो प्रभावित होती है। ज़्यादातर ये बढ़ जाती है, अधिक ताप पे भी ये बढ़ती है, और पीएच परिवर्तन से इसको क्षति पहुंचती है, क्योंकि जो अनुकूल है पीएच उसी में ही अधिक पारगम्य झील रहती है। जीर्णता यानी कि सेनेसेंस से ये बढ़ता है। अगर कोशिका भित्ति जो है वो जीर्ण हो रही है और यानी कि कोशिकाएं जो हैं वो एजिंग उनमें हो रही है, सेनेसेंस जिसे कहते हैं, तो इससे भी पारगम्यता जो है वो बढ़ती है। दूसरा जो क्रियाएं है वो है अंतः शोषण, इम्बाइबिशन जिसे हम कहते हैं। अंतः शोषण होता है ठोस पदार्थ द्वारा घुले बिना जल तरल पदार्थ अवशोषण। इससे आयतन में परिवर्तन होता है, दाब का विकास एवं ऊष्मा की विमुक्ति होती है। इसका अर्थ है कि ऐसे अंतः शोषण वो क्रिया है जो किसी भी पदार्थ द्वारा जल का अवशोषण होता है, और जल के अवशोषण के बाद वो केवल फूल जाता है, यानी कि आयतन जो है वो बढ़ जाता है पर वो तरल में परिवर्तित नहीं होता।
तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है बरसात के दिनों में जो लकड़ी होती है वो फूल जाती है, तो इसको हम इम्बाइबेशन या अंतः शोषण कहते हैं। इसके कारण दाब का विकास होता है, यानी कि जो प्रेशर एक क्रिएट होता है, और इस क्रिया के कारण जो है वो ऊष्मा भी निकलती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बीज अंकुरण भी है। जब बीज जो है उसको पानी में हम डालते हैं तो बीज के जो आवरण है वो जल को इम्बाइब कर लेता है, और इम्बाइबेशन की वजह से अंदर के जो कोशिकाएं हैं वो जल को अवशोषित कर लेती हैं, और बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। तो ये इम्बाइबेशन के कारण होता है। तीसरा जो है वो है विसरण या डिफ्यूजन। विसरण ये क्रिया गैस, तरल एवं ठोस अणुओं का अभिगमन उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान को होना विसरण कहलाता है। तो विसरण जो है वो गैस में भी पाया जाता है, गैस के अणुओं में, सॉल्यूशन यानी कि तरल में भी पाया जाता है, और ठोस अणुओं में भी डिफ्यूजन पाया जाता है। और किसी भी निम्न सांद्रता से ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान पर ये होता है। इसके कारण जब ये डिफ्यूजन होता है तो दबाव भी उत्पन्न होता है, और इसको विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ये भी तापमान और घनत्व पे आधारित होता है, यानी कि तापमान जो है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, तापमान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको देखें तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो विसरण भी बढ़ता है। घनत्व का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही घनत्व अगर बढ़ता है, अणुओं का घनत्व ज़्यादा है, तो विसरण जो है वो क्रिया कम होगी। चौथी क्रिया जो है वो है परासरण या ऑस्मोसिस। यह एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, पर इसमें अंतर क्या है केवल विसरण और परासरण में, कि विसरण जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है वो उसको हम ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। यानी कि जो डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन का जो हम एग्जाम्पल है ये आलू के परासरदर्शी या जिसे हम ऑस्मोस्कोप कहते हैं उससे भी समझाया जा सकता है। इसमें एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे ये क्या है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया जो है वो क्या है, अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन या विसरण होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हमने आलू का ऑस्मोस्कोप क्यों बनाया, क्योंकि आलू जो है वो एक जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तो उसके अंदर अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जीवित क्रिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसमें एंडोस्मोसिस को हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये हम अगले इसमें लेंगे। एंडोस्मोसिस का अर्थ होता है अंतः परासरण। अंतः परासरण मतलब किसी भी झिल्ली के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो उसको एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण कहते हैं। और एक्सोस्मोसिस जब कोशिका से जल बाहर की ओर गमन करता है
बहिर्परासरण या एक्सऑस्मोसिस कहा जाता है। ये कई कारणों पर आधारित होता है कि कब अंदर जाए और कब बाहर जाए। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो विलयन, वो 3 प्रकार के होते हैं। आइसोटोनिक, समपरासरी जिसे हम कहते हैं। आइसोटोनिक का अर्थ है कि एक कोशिका है मान लीजिए, तो वो अंदर जो उसका जल का विभव है वो ही बाहर जो सॉल्यूशन है उसका हो, तो उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो का अर्थ है सम। तो एक सा अगर कंसंट्रेशन है तो जितने भी अणु अंदर जाएंगे उतने ही बाहर निकल आएंगे। हाइपोटोनिक या अल्पपरासरी, इसका अर्थ होता है वो सॉल्यूशन जिसके जो कम जिसकी कंसंट्रेशन हो। यानी कि अगर हम कोशिका को देखें तो कोशिका के अंदर जो है वो जल जो है वो डाइल्यूट है और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन, तो इसको हाइपोटोनिक या अल्पपरासरी कहते हैं। तो और हाइपरटोनिक अति परिसारी। हाइपरटोनिक जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कारण हैं। अब हम अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट उसमें लेंगे।